This is Dr. Santosh Kumar Singh, Biology Faculty, Career Point Kota, Kolkata Center. I'm going to present a demo lecture on the topic of glycolysis. As we know, glycolysis is the part of the cellular respiration. Cellular respiration में roughly 3 steps हैं. Cellular respiration में roughly 3 steps हैं. वो 3 step कौन कौन से हैं? First one is the glycolysis. Second one is the Krebs cycle. And third one is the oxidative phosphorylation. These are the 3 steps in cellular respiration. And we have to study about the glycolysis. हमको glycolysis के बारे में जानना है. तो let's start the glycolysis. हम स्क्रीन पे देखते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं एक. So you can see the glycolysis introductory session of the glycolysis. Basically glycolysis की मीनिंग है, ग्लाइकोस मीन्स होता है, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ये आपका ग्लाइकोलिसिस है. ग्लाइकोस मीन्स होता है शुगर. और लाइसिस तो इसका मतलब ही होता है ग्लाइकोलिसिस का कि ब्रेक डाउन ऑफ शुगर. मतलब कि इसमें शुगर मॉलिक्यूल को ब्रेक किया जाएगा. ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल और ब्रेक डाउन ऑफ शुगर मॉलिक्यूल. ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस वाज डिस्कवर्ड बाय 3 साइंटिस्ट, एम्बेडन, मेयरॉफ एंड पार्नास. एंड दैट्स व्हाई दिस साइकिल इज आल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे. इन साइंटिस्ट के नाम पे इस साइकिल को एम्बेडन, मेयरॉफ, पार्नास पाथवे भी बोलते हैं, ईएमपी पाथवे के नाम से भी जानते हैं. इसका एक और नाम है, इसको इंटर डिओड्रेनफ पाथवे भी बोलते हैं. इंटर डिओड्रेनफ पाथवे भी बोलते हैं. तो ग्लाइकोलिसिस इज आल्सो नोन एज ईएमपी पाथवे बाय द ऑनर ऑफ देयर डिस्कवरर, एंड it is also known as interduodenal pathway. Okay, so let's start with some key points of the glycolysis also. This is the common step of both aerobic and anaerobic respiration. जो glycolysis है वो चाहे anaerobic respiration हो चाहे aerobic respiration हो, दोनों के लिए common step है. This is a very important point. This is the common step for both aerobic and anaerobic respiration. ग्लाइकोलिसिस की जो स्टार्टिंग होती है, जो उसका स्टार्टिंग सबस्ट्रेट है, दैट इज द ग्लूकोज, 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज. ये इसका स्टार्टिंग. अगर मैं ग्लाइकोलिसिस को एक समराइज एक सिंगल रिएक्शन में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है. ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड में ब्रेक कर दिया जाता है. इस रिएक्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे भी पायरुविक एसिड आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, और चूंकि 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं तो यहाँ पे भी ओवरऑल 6 कार्बन कंपाउंड. दैट मीन्स क्या है कि देयर इज नो लॉस ऑफ कार्बन. ग्लाइकोलिसिस के दौरान कोई डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं होती, कोई कार्बन का लॉस नहीं होता है. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्लाइकोलिसिस का. एंड ओवरऑल ग्लाइकोलिसिस से 2 एटीपी मॉलिक्यूल बनते हैं एंड 2 NADH+ मॉलिक्यूल्स बनते हैं. तो ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे 2 पायरुविक एसिड बनते हैं और उसके साथ में 2 ATP + 2 NADH मॉलिक्यूल बनते हैं. ये एक सिंगल रिएक्शन में हमने रखा है. इसको अभी हम डिटेल में देखेंगे कि कैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड स्टेप बाय स्टेप फॉर्म होता है. नाउ अगर थोड़ा सा हम आगे देखें कि ये जो पायरुविक एसिड ग्लूकोज से बना है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, इस पायरुविक एसिड का फेट क्या होगा. अगर तो पायरुविक एसिड एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड का, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, कंप्लीट ब्रेक डाउन हो जाएगा. और अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, एनरोबिक है, तो ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी और इसका कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होगा.
या तो ये एथाइल अल्कोहल बनाएगा या लैक्टिक एसिड बनाएगा, ठीक है। तो इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगा। ओके, सो कुछ और की पॉइंट्स हम देखते हैं। ये पहले ही पॉइंट मैं बता चुका हूं कि देयर इज नो डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के दौरान कोई भी डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं होती है। नीदर O2 कंज्यूम, ना तो ग्लाइकोलिसिस में O2 कंजम्पशन होता है, ना ही CO2 का रिलीज होता है। सो देयर इज नो O2 कंज्यूम्ड नॉर CO2 रिलीज्ड। ओके, ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप रिएक्शन है। ग्लाइकोलिसिस इज द सीक्वेंस ऑफ 10 एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन। ग्लाइकोलिसिस एक 10 एंजाइम कैटलाइज्ड 10 स्टेप की रिएक्शन है जिसमें 10 एंजाइम पार्टिसिपेट करती हैं। सो अब हम थोड़ा सा इसके ग्लाइकोलिसिस की जो स्टेप बाय स्टेप डिटेल्ड एनालिसिस है, डिटेल्ड स्टडी है, हम वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू स्क्रीन। ओके, बिफोर दैट वन मोर स्टेप, इंपॉर्टेंट स्टेप। ये जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस को आप पूरी की पूरी जो 10 स्टेप की रिएक्शन है, जो 10 स्टेप की आपकी रिएक्शन है, 10 स्टेप की एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शन, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक आपका प्रिपरेटरी फेज है, दूसरा पे ऑफ फेज है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जब आप कोई बिजनेस करते हो तो बिजनेस में स्टार्टिंग में आपको कुछ इनपुट देना पड़ता है, कुछ मनी अपना यूज करना पड़ता है। इसके बाद फिर आपको उससे आपको प्रॉफिट मिलता है। तो इसी तरह से जो ग्लाइकोलिसिस के जो 10 स्टेप है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। प्रेपरेटरी फेज, जिसके दौरान एनर्जी एटीपी यूज होता है, और पे ऑफ फेज में एनर्जी या एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो ग्लाइकोलिसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेपरेटरी फेज एंड पे ऑफ फेज। सो अब हम डिटेल्ड 10 स्टेप एनालिसिस देखते हैं। तो न्यू स्क्रीन शेयर करेंगे हम। ये आपकी स्क्रीन पे 10 एंजाइम कैटलाइज स्टेप आपको दिख रहे हैं, जिसमें से मैंने पहले ही बता दिया कि जो इनिशियल मॉलिक्यूल है, इनिशियल सबस्ट्रेट है ग्लाइकोलिसिस के लिए, दैट इज द ग्लूकोज, वो ग्लूकोज है। ओके, यहाँ पे ग्लूकोज से ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट हो रहा है। तो किसी भी मॉलिक्यूल को, किसी एक स्टेबल मॉलिक्यूल को अगर ब्रेक करना है तो आपको उसको डीस्टेबलाइज करना पड़ेगा, या हम ये कह सकते हैं कि उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला जो रिएक्शन है, पहला जो एंजाइम कैटलाइज स्टेप है, वो ग्लूकोज को एटीपी के हेल्प से फास्फोरिलेट कर दिया जाता है और उसको चेंज कर दिया जाता है ग्लूकोज 6 फास्फेट में। इसमें ग्लूकोज को डीस्टेबलाइज करते हैं, या ये बोल सकते हो ग्लूकोज को एक्टिवेट कर रहे हैं। उस एक्टिवेशन में एटीपी का पहला एटीपी कंज्यूम हो रहा है, तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है। बट जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं वो ऑलवेज एंजाइम कैटलाइज होती हैं। तो इसमें एक एंजाइम हेक्सोकाइनेज की जरूरत पड़ती है, और उस हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट करने के लिए एक कोफैक्टर की जरूरत पड़ती है, या मेटल एक्टिवेटर की जरूरत पड़ती है, जो कि मैग्नीशियम आयन। ये सब क्वेश्चन पूछते हैं कि जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट बनता है तो कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। तो यू शुड नो दैट इज द हेक्सोकाइनेज। जो हेक्सोकाइनेज है वो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट पे कन्वर्ट करेगा, ठीक है। और उसका जो मेटल एक्टिवेटर है दैट इज द मैग्नीशियम आयन। ओके, नाउ ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमेराइज कर जाता है। ग्लूकोज 6 फास्फेट आइसोमेराइज कर जाता है और किस में कन्वर्ट होता है, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में। ऑल दीज आर 6 कार्बन कंपाउंड। ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 6 फास्फेट क्यों बना, क्योंकि ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल नहीं है। आगे चल के हमको इसको दो पार्ट में तोड़ना है, तो हमको क्या चाहिए, एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल चाहिए जिसमें से दो मॉलिक्यूल सिमिलर टाइप के बन सके, जिससे हमें मैक्सिमम एनर्जी इनपुट मिल सके। चूंकि फ्रक्टोज अप्रॉक्सीमेटली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, इसलिए ग्लूकोज 6 फास्फेट को फ्रक्टोज 6 फास्फेट में चेंज किया गया, और उसके लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड थी दैट इज द आइसोमेरेज। ओके, ग्लूकोज 6 फास्फेट से जब फ्रक्टोज 6 फास्फेट बना, तो अब ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट को फिर से एक बार एक्टिवेट किया गया, फिर से इसको एक बार फास्फोरिलेट किया गया, और इस फास्फोरिलेशन में एक एंजाइम
फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, जिसको शार्ट में PFK के नाम से जानते हैं, शार्ट में PFK के नाम से जानते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम इन ग्लाइकोलाइसिस बिकॉज इट डिसाइड द रेट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, तो फ्रक्टोज 6 फास्फेट को अगेन फॉस्फोरिलेट किया गया और अब ये चेंज हो गया फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट पे चेंज हो गया। सो फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट को अब 2 पार्ट में तोड़ना है। उसके लिए जब भी इस तरह का कोई फ्रक्टोज 1,6, जब भी किसी मॉलिक्यूल को 2 पार्ट में तोड़ना होता है तो उसके लिए एल्डोलेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। सो यहाँ पे एल्डोलेज एंजाइम है और ये फ्रक्टोज 1,6 फास्फेट जो कि एक मॉलिक्यूल है 6 कार्बन कंपाउंड को, इसको 3 कार्बन कंपाउंड में ब्रेक करा देगा। 3 कार्बन कंपाउंड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे और एक कौन सा मॉलिक्यूल बन रहा है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट। ये 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके 2 मॉलिक्यूल बने। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट अपने एक आइसोमर के साथ इस रिएक्शन में एग्जिस्ट करता है जिसको बोलते हैं डाईहाइड्रॉक्सी एसीटोन फास्फेट। ये दोनों के दोनों कंपाउंड इंटरकन्वर्टिबल है, इसको जो है इंटरकन्वर्टिबल है और इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट होते हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस। बट जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसीड होती है आगे की तरफ, वो ग्लाइकोलाइसिस ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट से प्रोसीड होती है। सो हम आगे बढ़ेंगे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल के साथ में। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल जो हैं अब ये कन्वर्ट हो जाएंगे 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड में और इसमें जो एंजाइम काम करेगा वो बेसिकली होगा डिहाइड्रोजनेज। डिहाइड्रोजनेज क्या है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। यहाँ पे जो 2NAD प्लस था वो कन्वर्ट हो गया 2NADH। ये 2NADH आगे चल के ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन से ATP प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे आपको 2NADHH प्लस 2NADHH, ये इस तरह से लिखते हैं 2NADHH प्लस, ये मिल गया है आपको 2NADHH प्लस। ओके, सो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फास्फेट के 2 मॉलिक्यूल का डिहाइड्रोजनेशन हुआ, या बोल सकते हो ऑक्सीडेशन हुआ, और उससे जो एक मॉलिक्यूल बना दैट वाज द फास्फोग्लिसरिक एसिड। बट इसी दौरान एक नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है जिसमें कि जो फास्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड, इस पे एक फास्फोरिलेशन होता है जो कि नॉन एंजाइम कैटलाइज्ड है, इनऑर्गेनिक फास्फेट का एडिशन होता है। तो एक्चुअल जो मॉलिक्यूल बनता है यहाँ पे दैट इज द 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड। अगर आप यहाँ पे फॉस्फेट मॉलिक्यूल कैलकुलेट करोगे तो आपके जो है क्या कहते हैं यहाँ पे ये 2 फास्फेट उसमें एडिशन में आ जाएंगे। ओके, नाउ 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड बना, 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड बना। जस्ट अ मिनट। अब हम आ गए हैं ऐसी स्टेज पे जहाँ पे कि जो हमने एनर्जी यूज की थी वो एनर्जी अब हमको वापस मिलेगी और हमको गेन होगा, प्रॉफिट होगा। पहले हमने जो हमारा फास्फोग्लिसरल्डिहाइड तक का था, यहाँ पर फास्फोग्लिसरल्डिहाइड के ऊपर तक का प्रोसेस, ये ऊपर का, ये सारा का सारा आपका प्रिपरेटरी फेज में था, प्रिपरेटरी फेज में। इसके नीचे का पार्ट, इसके नीचे का पूरा पार्ट पे ऑफ फेज है। दैट मीन्स कि अब आपका एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे आपके पास फास्फोग्लिसरिक एसिड है, 1,3 बाईफास्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके 2 मॉलिक्यूल हैं और ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड में। इसके लिए जो एंजाइम है दैट इज द फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, और यहाँ से आपको 2 ATP का गेन हुआ। नाउ 1,3 फास्फोग्लिसरिक एसिड से जब 2 ATP प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उससे एक फास्फेट निकल जाता है और सिर्फ मॉलिक्यूल में अब सिर्फ 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड बचा। दैट मीन्स कि सिर्फ एक फास्फेट रह गया। ये 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा, 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट होगा। और जो एंजाइम है म्यूटेज का काम है कि ये एक ग्रुप को इंटरनल ट्रांसफर करती है। जैसे यहाँ पे 3 पोजीशन पे फास्फेट ग्रुप था, 3 पोजीशन पे फास्फेट ग्रुप था, तो उसको 2 पोजीशन पे प्लेस कर दिया। तो जब इंटरनल ट्रांसफर करना होता है किसी ग्रुप का तो उसके लिए म्यूटेज एंजाइम पार्टिसिपेट करती है। ओके, नाउ 2 फास्फोग्लिसरिक एसिड इनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस पे फास्फोइनॉल पायरुबिक एसिड पे कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड ये सारे के सारे यहाँ पे ध्यान देने की बात है, सारे के सारे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, डबल मॉलिक्यूल्स यहाँ पे
सारे के सारे हैं। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड के बनते हैं, और इस फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड बनाने में इनॉलेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जिसका मेटल एक्टिवेटर मैग्नीशियम आयन है। ओके, नाउ फास्फोइनॉल पायरुवेट नाउ पायरुवेट काइनेज की प्रेजेंस में पायरुविक एसिड पे चेंज हो जाता है, पायरुविक एसिड पे चेंज हो जाता है, और इसके भी 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि ग्लाइकोलाइसिस का जो, अगर हम समराइज करें तो ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 एटीपी प्रोड्यूस होगा, नेट गेन 2 एटीपी का होगा, और साथ में 2 NADH+ होंगे, जो कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से बाद में एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। तो ये जो जितने भी 10 एंजाइम स्टेप थे वो मैंने आपके सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। वो की पॉइंट्स नेक्स्ट स्क्रीन पे डिस्कस करेंगे। वो की पॉइंट्स नेक्स्ट स्क्रीन पे डिस्कस करते हैं हम। की पॉइंट्स ये हैं कि पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन से 4 एटीपी बना। हम ये 4 एटीपी टोटल जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन वो है जहां पे ड्यूरिंग सबस्ट्रेट के फास्फोरिलेशन से एटीपी प्रोड्यूस हो। डायरेक्ट सबस्ट्रेट से अगर एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन 2 प्लेस पे हुआ, 2 सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हुए। एक आपका हुआ कहाँ पे, जस्ट एक मिनट रुको, नीचे की तरफ मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास स्पेस है, कि जो SLP है, सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन है, मैं बोल रहा हूँ उसको कि 2 हैं। एक आपका प्रोड्यूस होता है जब आपका फास्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 बाई फास्फोग्लिसरिक एसिड 1,3 बाई पीजीए कन्वर्ट होता है पीजीए में, एक वहां पे होता है। दूसरा, जब फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड पे चेंज होता है तो एक सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन यहाँ होता है। तो 2 फास्फोरेट लेवल फास्फोरिलेशन से 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी बनते हैं, क्योंकि 2-2 मॉलिक्यूल हमने कंसीडर किए थे कि जो ये मॉलिक्यूल हैं सारे 2-2 थे, इस वजह से टोटल जो सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन से एटीपी प्रोड्यूस हुआ वो सारा का सारा 4 एटीपी था। चूंकि 4 एटीपी ये तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ एटीपी है। प्रेपरेटरी फेज पे हमने 2 कंज्यूम कर लिए थे। प्रेपरेटरी फेज पे 2 एटीपी कंज्यूम हुआ था। तो नेट गेन कितने का हुआ, 4 टोटल प्रोड्यूस हो रहा है, उससे 2 डिडक्ट कर दें जो कि प्रेपरेटरी फेज में यूज हो गया। तो जो नेट गेन था बेसिकली डायरेक्ट नेट गेन 2 एटीपी का है, डायरेक्ट नेट गेन 2 एटीपी का है। नीचे यहाँ पे देखते हैं कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन से, जो वही मैंने बताया कि सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन से 4 एटीपी गेन हुआ। नेट SLP 2 एटीपी है बिकॉज वी कंज्यूम 2 एटीपी इन इनिशियल प्रिपरेटरी फेज। ओके, नाउ ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से 4 या 6 एटीपी बनेंगे। ये 4 या 6 एटीपी हम जब जब हम ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब हम इसको समझेंगे कि ये 4 और 6 एटीपी कैसे प्रोड्यूस होता है। एक्चुअली ये जो 2 NADH है, इसको कहाँ पे जाना है, इसको माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पे जाना है। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन पे किस पाथ से जाता है, वो पाथ डिसाइड करता है कि 4 एटीपी प्रोड्यूस होंगे या 6 एटीपी प्रोड्यूस होंगे। तो जो इसकी डिटेल्ड एनालिसिस है, इसको हम वहीं पे सीखेंगे। नाउ बस ये जान लीजिए कि ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन से इधर 4 और 6 एटीपी सिंथेसिस होगा। तो डायरेक्ट नेट गेन ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, जो डायरेक्ट नेट गेन है वो 2 एटीपी का है। ओवरऑल नेट गेन इधर 6 और 8 एटीपी का होगा। अगर कंडीशन एरोबिक हुई तो जो ओवरऑल नेट गेन है वो 6 या 8 एटीपी का होगा। और अगर कंडीशन एरोबिक नहीं हुई, कंडीशन कैसी हुई, एनरोबिक, तो केवल ओनली एंड ओनली 2 एटीपी का गेन होगा। तो ये तो एनर्जेटिक्स की बात हो गई ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, ये एनर्जेटिक्स की बात हो गई। पूरी की पूरी ग्लाइकोलाइसिस में जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कोई डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं होता है। सिर्फ
एक डिहाइड्रोजनेशन या एक ऑक्सीडेशन स्टेप होता है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। इस चीज़ को याद रखना है, कई बार पूछ लेता है कि जो नंबर ऑफ एसएलपी है, नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस, वो 2 हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन जो ग्लाइकोलाइसिस में है वो 1 है, और एक ही ऑक्सीडेशन ओवरऑल ग्लाइकोलाइसिस में होता है। तो ये सारा का सारा XYZ जितना भी था ग्लाइकोलाइसिस में, जितने भी ग्लाइकोलाइसिस से क्वेश्चन बनते हैं, ये सब आपको इस लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे। सो थैंक यू।